चलिए सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंडिया में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम बैकवर्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड क्लासेस की लेक्चर सीरीज कवर कर रहे हैं और उसमें आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2013 में प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई वर्जीनियस ज़ाज़ा की अध्यक्षता में ज़ाज़ा कमेटी XA ज़ाज़ा कमेटी को ये दिया गया था टारगेट कि आप इसे स्टडी करिए कि इस रीजन में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एजुकेशन और हेल्थ का स्टेटस क्या है, उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं और उन्होंने क्या क्या कमियां बताई हैं इस क्षेत्र को लेकर के। ओवरऑल 6th शेड्यूल की और 5th शेड्यूल की फंक्शनिंग में कहाँ कमियां हैं ये भी हमें पढ़ना है। एक बारी फिर चीज़ों को थोड़ा पीछे से समझते आते हैं ताकि कमेटी को बेटर वे में हम समझ सकें, उसकी रिकमेंडेशंस को और बेटर वे में समझ सकें, आपको पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो। देखिए इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि इनका जिक्र इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के चैप्टर 5 सेक्शन 91 में एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ के तौर पर आता है। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो हिल एरियाज़ ऑफ आसाम को डिवाइड करता है 2 कैटेगरीज़ में। द हिल एरियाज़ ऑफ आसाम वर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। पहला एक्सक्लूडेड एरिया वाली कैटेगरी, जो एरियाज़ एक्सक्लूडेड हैं। कौन से एरियाज़ आते हैं उसमें? द लुशाई हिल्स, जिसे आज का मिज़ोरम कहते हैं आप, द नागा हिल्स, द नॉर्थ कछार हिल्स। तो जो पूरा का पूरा आसाम है, एक सिंगल टर्म यूज़ हो रही है इसके लिए, द हिली एरियाज़ ऑफ आसाम। तो आसाम एग्जिस्टेंस में था, ये आपको आसाम अकॉर्ड के बाया हमने पढ़ा दिया। तो हिल एरिया ऑफ आसाम को 2 तरह से 1935 के कानून के तहत परिभाषित किया गया था। एक था एक्सक्लूडेड एरिया और एक था पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। ये जो एक्सक्लूडेड एरिया है इसमें द लुशाई हिल्स आता था, द नागा हिल्स आता था, द नॉर्थ कछार हिल्स आता था। यानी कि आसाम का आज की डेट में जो नॉर्थ कछार हिल है वो आता है, आज की डेट में जो नागालैंड है दैट इज़ द नागा हिल्स वो आता है, आज की डेट में जो मिज़ोरम है दैट इज़ द लुशाई हिल वो आता था। कंप्लीटली जो एक्सक्लूडेड है उस एरियाज़ में क्या अंतर था इसका? पार्शली एक्सक्लूडेड थे, ये समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोविंशियल मिनिस्ट्री हैड नो जुरिस्डिक्शन। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया था ब्रिटिश इंडिया को, उसमें ये था कि प्रोविंशियल लेवल पर काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी दे दी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी इस्टेब्लिश की गई थी, यानी कि द्वैत शासन। एक तरफ तो कामकाज सारा संभालते थे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में से आए हुए मंत्री, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से बने हुए मिनिस्टर्स, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर के साथ मिलकर के कामकाज देखते थे। और दूसरी तरफ गवर्नर भी अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में अपने द्वारा अपॉइंटेड काउंसिलर्स के साथ मिलकर के काम देखते थे। तो एक तरफ गवर्नर अपने काउंसिलर्स के साथ मिलकर के काम करते हैं, एक तरफ गवर्नर मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, जो मिनिस्टर्स जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों में से आते हैं। तो कामकाज को 2 हिस्सों में बांटा गया, इसे द्वैत शासन, दोहरा शासन या डायरकी कहा गया। 1919 के कानून में प्रोविंशियल लेवल पर यह था, ये तर्क दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि धीरे धीरे पहले इंडियंस को पॉलिटिकल सिस्टम में सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से काम मैनेज करते हैं, फिर पूरी तरह से सारे ज़िम्मे इन्हीं को दे देंगे, काउंसिलर्स से सारे सब्जेक्ट लेकर के इनको दे देंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यही हुआ, प्रोविंस लेवल पर कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी गई। अब गवर्नर अपने काउंसिलर्स के साथ मिलकर के कोई सब्जेक्ट्स नहीं देखेंगे, सारे सब्जेक्ट्स दे दिए गए जो गवर्नर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से चुने हुए मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के ही देखेंगे। तो प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनॉमी दे दी गई और आसाम को एक प्रोविंस के तौर पर उस समय में काउंट किया जाता था। तो इसका मतलब ये है कि उस समय में वहाँ की एक लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। तो यही कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये जो एक्सक्लूडेड एरिया है, जिसमें लुशाई हिल्स आता है, नॉर्थ कछार हिल आता है और नागा हिल आता है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, यहाँ पर वो जो लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत जो मिनिस्टर्स चुन करके आए हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्रीज़ बनी हैं, उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा। तो एक्सक्लूडेड एरिया मतलब इसीलिए ये एक्सक्लूडेड काउंट हुए कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया था उस समय में, जिस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेचर दी गई और मिनिस्ट्रीज़ दी गई, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिए गए, वो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ के तहत ये एरिया नहीं आता, इसे एक्सक्लूड किया गया था। दैट्स वाई ये एरिया एक्सक्लूडेड था। तो यही लिखा है कि प्रोविंशियल मिनिस्ट्री हैड नो जुरिस्डिक्शन। ये पॉइंट को नोट करना है, जब हम आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट क्यों समझा। प्रोविंशियल मिनिस्ट्री के दायरे से इसे बाहर रखा, तो फिर कौन से दायरे में इसे रखा गया होगा, ये सवाल बड़ा बनता है।
जब पूरे देश भर में एक व्यवस्था दी जा रही है कि प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज दी जा रही हैं, जिनके तहत आपको पॉपुलर मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी, यानी कि पॉपुलेशन द्वारा चुनी हुई, यानी कि जनता द्वारा चुनी गई मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी जो उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनके हितों में कार्य करेंगी। जब उसके एम्बिट में इसे नहीं कवर किया गया तो फिर कोई अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या दिया गया होगा? अगर वो नहीं दिया गया है तो ये भी एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट था उस समय में, जो कि बाद में जाकर के देश को भुगतना पड़ा, और ये हुआ था। अगला एस्पेक्ट है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अब इन हिल एरियाज़ के रख रखाव में जो भी खर्चा आएगा, जो भी एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड होंगे, उसके ऊपर किसी भी तरह से वो जो प्रोविंस है, जिस प्रोविंस के तहत ये हिल एरियाज़ फॉल कर रहे हैं, उस प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली वोटिंग नहीं कर सकती है। सो वही लिखा गया है कि नॉट वोटेड द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन दीज हिली एरियाज नॉट वोटेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का किसी भी तरह से इन एरियाज़ में होने वाले खर्चे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हुआ करता था। तर्क ये दिया जाता था कि इन एरिया से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चुन करके उस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नहीं आ रहा है तो फिर उस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का कोई लेजिटिमेट राइट नहीं बनता है कि इन एरियाज़ में होने वाले खर्चों पर वो किसी तरह से भी वोटिंग करे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको ये भी दिमाग में आना चाहिए कि इन एरियाज़ में खर्चा हो रहा था और इन्हें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी कि उस समय की भारत की पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स के एम्बिट से बाहर रखा, तो उसका लाभ किसे मिल रहा था? उसका लाभ मिल रहा होगा ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंटेड कुछ ऑफिसर्स को जो इन एरियाज़ को देख रेख कर रहे थे, और यहाँ के लोकल चीफ्स को, जिसको कि लोकल कस्टम कल्चर मैनर इंटैक्ट रखने के नाम पर वही प्रिमिटिव सिस्टम चलाया जा रहा था कंटिन्यूअस मैनर में, कोई नई व्यवस्था दिए बिना। तो हो सकता है कि जो पैसा सीधा सीधा खर्च हो रहा है इन क्षेत्रों में, उसे लोकल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के एम्बिट से बाहर रखा, और ये एक निमित्त, ये एक रीज़न बन सकता है कि बड़े पैमाने पर करप्शंस भी हुए। हालांकि ये कदम तो इसलिए उठाया गया कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई इन रीजन्स को, क्योंकि जब इन रीजन से कोई इलेक्ट होकर के ही नहीं आ रहा है लेजिस्लेचर में, तो फिर उस लेजिस्लेचर का ये राइट भी नहीं बनता कि इन एरियाज़ में होने वाले खर्चों को वो वोटिंग करे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। अगला एस्पेक्ट है कि नो फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस एक्सटेंडेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली। कोई भी प्रोविंशियल, कोई भी फेडरल यानी कि देश के स्तर पर बना हुआ कोई कानून, या फिर प्रोविंस यानी कि राज्यों के स्तर पर बना हुआ कोई भी कानून ऑटोमेटिकली इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। यही सिस्टम आज भी है। 6th शेड्यूल एरियाज़ के तहत आप ये जानते हैं कि कानून सीधे लागू नहीं होते हैं। 5th शेड्यूल एरियाज़ में भी यही प्रोविज़न है। गवर्नर और राष्ट्रपति के पास 6th शेड्यूल एरियाज़ को लेकर के शक्तियाँ हैं कि वो कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के, वो उन्हें तय करना है। तो ये प्रावधान तभी से है, नो फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन एक्सटेंडेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली, यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेशन भी नहीं दे सकती इस एरिया के लिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इस एरिया में होने वाले खर्चों पर चर्चा नहीं कर सकती। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इस एरिया से कोई चुन करके नहीं आ रहा है, और प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ यानी कि प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है। यही कारण से एक शब्द जन्म आ जाता है कि उस समय की मौजूदा व्यवस्था से, उस समय की दी हुई लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था से इन्हें बाहर रखा गया, ये एक्सक्लूडेड थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आ जाते हैं पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। अब वो जो पूरी तरह से एक्सक्लूडेड नहीं थे, पार्शियली एक्सक्लूडेड थे, तो इनमें कौन से एरियाज़ आ जाते हैं? द खासी हिल्स, द जैंतिया हिल, द गैरो हिल्स, वही सारा का सारा मेघालय का इलाका, द खासी हिल्स, द जैंतिया हिल्स, द गैरो हिल्स, द मिकिर हिल्स। तो ये सारे पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में कवर हो जाते हैं। क्या अंतर था यहाँ पर? 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इन द आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन क्षेत्र से चुन करके 5 रिप्रेजेंटेटिव आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली में आते थे। तो देखिए अब इस स्फेयर में, इस मामले में ये एक्सक्लूडेड एरियाज़ की तरह नहीं है। तो ये कम्प्लीटली उस समय के प्रोवाइडेड सिस्टम से एक्सक्लूडेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 5 नुमाइंदे इन क्षेत्रों से चुन करके वहाँ की आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली में उस समय में आते थे। इन गैरो एंड मिकिर हिल्स फ्रेंचाइज वॉज लिमिटेड टू द ट्रेडिशनल विलेज हेडमैन। अब आप ये देखेंगे कि इन क्षेत्रों से चुन करके लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में आते थे, तो फिर वोटिंग का तरीका क्या रहता होगा? वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होता होगा, तो वो हर जगह पर एक जैसा नहीं था। 1937 के चुनाव के तहत जो यहाँ पर व्यवस्था दी गई वो ये थी कि जो गारो और मिकिर हिल्स हैं वहाँ पर वोटिंग का अधिकार सीमित था, और वो जो ट्रेडिशनल विलेज हेडमैन थे, जो गांव प्रधान हुआ करते थे शुरू से ही, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहे हैं, उन्हीं के पास वोटिंग का अधिकार हुआ करता था।
ताकि उन क्षेत्रों में किसी भी तरह की बगावत न पैदा हो जाए। इसलिए इन अधिकारों को उन्हीं सरदारों तक, उन्हीं प्रधानों तक सीमित रखा गया जिनकी प्रधानता लंबे समय से वंशानुगत तरीके से चलती आ रही थी इन क्षेत्रों में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके ऊपर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक बदलाव आएगा बाद में जाकर के, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब ये जो दोनों ही एरियाज़ की बात हम ओवरऑल सेंस में करते हैं, सो दीज एरियाज वर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द स्पेशल पावर्स ऑफ द गवर्नर। अब अगर दोनों की नहीं, ये पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ की ही बात है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की अब उनकी बात करें अगर हम एक्सक्लूडेड एरियाज़ की, तो वो प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, यानी कि इसे आप स्टेट गवर्नमेंट भी कह लीजिए, प्रोविंशियल मिनिस्ट्री को उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर थे। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, जो पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जुरिस्डिक्शन में फॉल करते थे, बट स्पेशल पावर्स दी हुई थी गवर्नर को। और गवर्नर उस समय मोस्टली जितने भी थे सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंटेड थे। तो ब्रिटिशर्स ने इनके जो ट्रेडिशंस हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, कल्चर कस्टम मैनर को सेफगार्ड करने के लिए ये प्रोविज़न दिया कि जो गवर्नर है उनकी स्पेशल पावर रहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया की स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होगी। तो एक परिवर्तन इनका एक्सक्लूडेड एरिया से ये आ गया कि यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर आते थे 5, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में आते थे। दूसरा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के अधीन थी। हाँ, स्पेशल पावर गवर्नर को जरूर दी गई, लेकिन एक्सक्लूडेड एरिया का अंतर इससे ये हो जाता है कि ना तो वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई इलेक्टेड मेंबर आते थे, ना ही वहाँ की मिनिस्ट्रीज़ यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड किया गया था, और ना ही उन क्षेत्रों में होने वाले खर्चों पर वहाँ की लेजिस्लेचर कोई चर्चा विचार या किसी तरह की वोटिंग कर सकती थी। ये इतना सारा सिस्टम हमने देखा, इससे हमारी नज़रों में समझ में क्या आया? ये निकल कर के आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 डिड नॉट चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। इन्हें डिस्ट्रिक्ट कह करके पुकारा जा रहा है क्योंकि हमने जब एक क्षेत्र के तौर पर बात की तो वो आसाम है, जब हम उसके भीतर बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जब बात हो रही है तो लुशाई हिल, नागा हिल, नॉर्थ कछार हिल, जैंतिया, खासी, गैरो, मिकेरी, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के तौर पर काउंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वर्ड से कंफ्यूज ना हो। अब ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डिस्ट्रिक्ट्स की चेंज नहीं की। जो पहले से एग्जिस्ट करती एक लंबे समय से चलती आ रही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वही चलती रही, उसे किसी तरह से बदला नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट अफोर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। इस बात को ध्यान से समझें कि किसी तरह की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं दी टू द हिल ट्राइब्स टू मैनेज देयर लोकल अफेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन जीनियस एंड एबिलिटी, यानी कि नो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स वर परमिटेड। अब यहाँ से क्या समझ में आता है? देखिए, जब आप किसी को ये कह रहे हैं कि उनके कल्चर को, उनके कस्टम को, उनके मैनर को आप सेफगार्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप उन्हें इतना एम्पावर करें कि वो अपने ट्रेडिशंस को किसी तरह से प्रिजर्व कर सकें, प्रमोट कर सकें, वो भी डेवलप हों, तो इसका अर्थ तो ये होना चाहिए जहाँ पर एक तरफ पूरे भारत भर में धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉल्व्स प्रोवाइड किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वन बाय वन अलग अलग एक्ट्स के वाया 909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस तरह से वन बाय वन जहाँ एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉल्व्स के माध्यम से सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड की जा रही है पूरे के पूरे भारत को, आने वाले समय में संविधान भी मिलेगा क्योंकि देश आज़ाद हो जाएगा, तो वो वहाँ पर तो एक लंबे समय से प्रोसीजर इवॉल्व हो रहा है गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का, एक सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का, स्वय राज्य जिसे स्वाधीन राज्य के तौर पर हम देखते हैं। लोग कंडीशन हो रहे हैं, पॉलिटिकली मैच्योर हो रहे हैं, नर्चर हो रहे हैं, जिसके तहत वहाँ के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को समर्थन कर रहे हैं और अपनी एस्पिरेशंस उनके सामने रख रहे हैं। वो लोग रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं जो लोग अपने पीछे खड़े लोगों के एस्पिरेशंस को बेहतर वे में समझ रहे हैं और उनकी आवाज़ों को आगे रख रहे हैं, जो मैकेनिज़्म ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो एक पॉलिटिकल सिस्टम दिया जा रहा है, लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल होने वाली हैं, एक सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं, हिल एरियाज़ की, एक्सक्लूजन के नाम पर या पार्सली एक्सक्लूजन के नाम पर आपने ये कहा कि आप उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये कैसी प्रोटेक्शन है जिसमें आपने उन्हें एक्सक्लूड ही कर दिया? यानी कि आपने उन्हें बाहरी लोगों से तो बचा दिया, बाहरी अतिक्रमण से तो बता दिया, लेकिन जो उनकी अपनी भीतरी दयनीय परिस्थितियां थी, जो उनकी एक एम्पावरिश कंडीशन थी, उनके अपने ही एरियाज़ में
अपने आप को लेकर के, उनसे उन्हें मुक्त नहीं कराया, उनकी स्वयं की जो दरिद्रता थी उनसे उन्हें मुक्त नहीं कराया। उन्हें बेहतर शिक्षा के प्रबंध कैसे होंगे, उन्हें बेहतर चिकित्सा के प्रबंध कैसे होंगे, हेल्थ प्रोविजंस प्रोवाइड करने जरूरी हैं, एजुकेशन प्रोविजंस प्रोवाइड करने जरूरी हैं, बेहतर रोजगार के प्रबंध प्रोवाइड करने जरूरी हैं, जिसमें कि वो प्रबंधन करें इन चीज़ों का कि उनके जंगलों का रखरखाव कैसे होगा, ज़मीनों का आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन, और उन ज़मीनों पर किस तरह के कार्य किए जाएंगे, नदियों का, झील झरनों का प्रबंधन कैसे होगा, पानी का प्रबंधन कैसे होगा उस क्षेत्र में, शिक्षा किस तरह से दी जाएगी, किस किस क्षेत्र में दी जानी है। ये सारी स्वाधीनताएं आप उन्हें दें, लेकिन अंततः एक तंत्र तो दें, एक सिस्टम तो आप उन्हें प्रोवाइड करें गवर्नेंस का, जिसमें कि लोग अपनी सहभागिता निभा सकें, जिसमें कि वो लोग भी लोकतंत्र के फलों को ग्रहण कर सकें। जो फ्रूट्स होते हैं डेमोक्रेसी के वो सबको मिलने चाहिए। एक बेटर गवर्नेंस सिस्टम इस्टेब्लिश होना ही चाहिए, जिसके तहत कि आप अपने कस्टम कल्चर मैनर को तो प्रिजर्व करें, सेफगार्ड करें, लेकिन आप फ्यूचर जनरेशन्स को भी एक उज्जवल भविष्य दें। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये तब आता है जब नए ज़माने के साथ बदलती हुई संस्थाएं बनती हैं, न्यू टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो न्यू चैलेंजेस को सर्व करती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लिए हार्नेस करती हैं। तो वो कहाँ दिया? वो कहीं भी नहीं दिया। एक्सक्लूजन के नाम पर एक्सक्लूड ही कर दिया। इसी चीज़ ने बाद में जा कर के हैफजर्ड अरेंजमेंट्स करने के लिए मजबूर किया भारत की सरकारों को और वहाँ की राज्य की सरकारों को, जिसने लंबे समय तक नकारात्मक परिणाम भी दिए। इंसर्जेंसीज भी हुई इन क्षेत्रों में, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी आई वहाँ के लोगों में। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी। तो एक तरह से कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दी, कोई पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं है इनके पास टू द हिल एरियाज़। आपको लगता है कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई क्योंकि उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर से बाहर कर रखा, उन्हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रखा, उनके खर्चों पर कोई वोटिंग नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे आप पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं कहते। उन्हें अगर कोई नया सिस्टम जो इस्टेब्लिश हुआ है, जैसे कि नई लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, नई पॉपुलर मिनिस्ट्रीज़, उनके एम्बिट से बाहर रख दिया है, इसका मतलब ये है कि वो ऑटोनॉमस हो गए? नहीं। ऑटोनॉमस होने का मतलब यहाँ पर क्या है? स्वायत्तता का मतलब यहाँ पर क्या है? राजनीतिक तौर पर स्वायत्त होने का मतलब क्या है? राजनीतिक तौर पर स्वायत्त होने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई व्यवस्था ही ना दी जाए, इसे स्वायत्तता कहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वायत्तता आपको वहाँ चाहिए होती है जहाँ पर कोई तंत्र होता है। उस तंत्र में आपकी अभिव्यक्ति का स्थान कितना है, उस तंत्र में आपकी इच्छाओं की पूर्ति कितनी हो रही है, उस तंत्र में आपके विचारों का समावेश कितना है, ये बताता है कि आप कितने स्वायत्त हैं, आपकी स्वाधीनता कितनी है उस तंत्र के भीतर। लेकिन तंत्र होना अनिवार्य है, स्वायत्तता तब आती है। बिना किसी सिस्टम के ऑटोनॉमी नहीं आती है, वो एनर्की को जन्म देता है। जहाँ पर सिस्टम ही नहीं है वो ऑटोनॉमी नहीं है, वो एनर्की है। और वही एनर्की थी जो लंबे समय से एग्जिस्ट करती आ रही है। और जहाँ एनर्की है वहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। देयर इज़ नो पॉलिटिक्स, देयर इज़ नो पॉलिटी। तो कोई पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड किया आपने। जो सिस्टम एक चलता आ रहा था उसे चला रहे हैं आप, वो भी अपनी इच्छाओं के अनुरूप। क्योंकि ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था? अगर तो देखिए आप किसी का विकास करना चाहते हैं तो फिर आप ये जोखिम भी लेने को तैयार होते हैं कि अगर एक समय तक मेरा क्रिटिसिज्म या खिलाफत भी होती, कोई बात नहीं, अगर मेरी नीयत सच्ची है तो मैं लंबे समय तक इनके उत्थान के लिए कार्य करूँगा, यानी कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए मैं वर्क करूँगा। और ऐसे में एक समय के बाद इन्हें भी समझ आएगा कि इन्हीं के विकास के लिए मैंने यह सब किया। लेकिन ये तब होता है जब आप लिटरली डिवोटेड होते हैं उस एरियाज़ को, उन लोगों को लेकर के। ब्रिटिशर्स का पर्पज़ ये था कि वो हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट निकालते थे कि भाई क्या फ़ायदा है इस क्षेत्र में तंत्र दे करके, एडमिनिस्ट्रेशन दे करके, इनको किसी भी तरह से इंटरवीन करके अगर ये लंबे समय तक विद्रोही करेंगे, अगर ये हमारे खिलाफ़ खड़े होंगे, हमारी चौकियों को जलाएंगे, हमारे अफसरों को तंग करेंगे, तो हमारा पर्पज़ तो ये है कि यहाँ से पैसा बटोरना, इनके जंगलों का इस्तेमाल करना, इन क्षेत्रों से रेवेन्यू हार्नेस करना और लंदन भेजना। हमारा पर्पज़ नहीं है कि इनको एजुकेशन में, हेल्थ में, पॉलिटिक्स में डेवलप करना, मैच्योर करना, इनकी फ्यूचर जनरेशन्स को सिक्योर करना, जिसके लिए कि हम इनकी खिलाफत झेल करके भी इस क्षेत्र को एक अच्छा संविधान, एक अच्छा तंत्र देते रहें। नहीं, इसके लिए फिर हमें लंबे विद्रोह झेलने पड़ेंगे, इसके लिए हमें लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। हो सकता है हमें इन्हें कन्विंस करने में बहुत समय चला जाए। हम क्यों दें ये समय, हम क्यों लगाएं ये रिसोर्सेज? हमारा पर्पज़ है कि ये लोग बस शांत रहें। उसके लिए ये क्या चाहते हैं कि हम इनके क्षेत्रों में, इनके कस्टम कल्चर मैनर में ना इंटरवीन करें, तो हम मिशनरीज़ को रोक देंगे, इनके एरियाज़ को सीमित करते चले जाएंगे और इन्हें वहाँ पर अपने हाल में छोड़ देंगे। बाकी एरिया से सारा मुनाफा खींच करके अपने मुल्क ले जाएंगे।
ये सिस्टम था जो अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाया गया, जिसको वो एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड सिस्टम कहते हैं। जबकि एक जिम्मेदाराना सरकार कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। एक जिम्मेदाराना मुल्क कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। बच्चा चाहे आपकी खिलाफत भी करता है, लेकिन आपको जबरन उसे भोजन कराना पड़ता है। कई तरह के प्रलोभन देने पड़ते हैं, कई तरह के उसके सामने नाटक भी रचाने पड़ते हैं, और कई बार वो हाथ पांव चलाता है, आपको कुछ चोट भी लेनी पड़ती है, लेकिन अंततः उसे भोजन कराना होता है। जब वो बड़ा होकर के किशोर अवस्था में खुद को सशक्त महसूस करता है, वो ये समझ पाता है कि मुझे जबरन कराया गया भोजन कितना अनिवार्य था। लेकिन ये वही करेगा जिसके अंदर मामत्व का भाव है, जो उसके प्रति एक स्नेह रखता है, उसका विकास करना चाहता है। और एक सही राष्ट्र वही है जो इस तरह का भाव अपने प्रत्येक जन के प्रति रखता है। यही राष्ट्र होता है। और सच्चे राष्ट्र प्रतिनिधि भी वही होते हैं जिन्हें राष्ट्रवादी कहा जाता है, जो किसी का दमन नहीं करते हैं अपनी सोच को थोपने के लिए, जो प्रत्येक मनुष्य का उत्थान चाहते हों, वही राष्ट्रवादी होते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ों की कमी रही ब्रिटिशर्स के उस आवरण के तहत, उस वेल के तहत, उस पर्दे के तहत, जिसको उन्होंने ये कहा कि हमने इन्हें एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड रखा है, मतलब कि इन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रखी है। ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 डिड नॉट अफोर्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी टू हिल ट्राइब्स to manage their local affair according to their own genius and ability. No political activities in these districts were permitted. No political entity to voice their aspirations and grievances. किसी तरह की कोई पॉलिटिकल एंटिटी नज़र ही नहीं आती कि वहाँ के लोग अपनी एस्पिरेशंस और ग्रीवांसेस को आगे रख पाएँ। तो फिर कैसे विकास होगा? किस तरह से फिर काम चल रहा था? ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट एंड लोकल चीफ्स यूज टू रूल द पीपल एज अ वर्चुअल डिक्टेटर। जो लोकल चीफ थे, लंबे समय थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, वो और ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाए अपॉइंटेड किए गए सुपरिंटेंडेंट्स, बस ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और द लोकल चीफ्स, इनके तहत एक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत ये क्षेत्र चल रहा था। सुपरिंटेंडेंट का पर्पस क्या था कि ब्रिटिशर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट इन एरियाज़ में सर्व होते रहें, यानी कि ये लोग विद्रोह के राह पर ना चलें, ब्रिटिशर्स को ना तंग करें। ब्रिटिशर्स जिन जिन एरिया से पैसा उगाना चाहते हैं उगाते रहें। जितना का इन ट्राइबल क्षेत्र को, इन लोगों को, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता उतना का हम कर लें। उसके लिए हमारी व्यवस्था को वहाँ सुनिश्चित करने के लिए हमारा एक सुपरिंटेंडेंट रहे। बाकी इनके लोकल चीफ जो इनके साथ करते हैं वो करते रहें, हमें कोई मतलब नहीं। इन्हें जिस परिस्थिति में रहना है रहें। विकसित होते हैं नहीं होते हैं, पूरा भारत किस ओर बढ़ गया और ये कहाँ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा रखी गई। तो कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फिर क्यों आएंगे? लोगों की एस्पिरेशंस को जानने के प्रयास क्यों किए जाएंगे? डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स वहाँ पर कंडक्ट क्यों होंगी? लोगों की समस्याएं, उनके दुख, उनके दुखड़े, उनके ग्रीवेंसेस आगे आएँ, ये क्यों होंगे जबकि उनका कोई समाधान ही नहीं करना चाहता? इसलिए ये लोग बुरी तरह से पिछड़ गए। सो ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट एंड लीगल चीफ्स यूज्ड टू रूल द पीपल एज अ वर्चुअल डिक्टेटर। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है? इन सभी क्षेत्रों की तरफ से रीजनल ऑटोनॉमी की मांग आती है कि भाई हमें ऑटोनॉमस ही रहना दिया जाए। देखिए उसके पीछे भी ऑटोनॉमी शब्द को भी कई बार बहुत नेगेटिवली यूज़ किया जाता है। ऑटोनॉमी मैंने अभी आपको बताया तभी है जब कोई तंत्र है। ऑटोनॉमी का मतलब कभी भी एनार्की नहीं है, अराजकता नहीं है। राजकता सदा रहनी चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए। एक रूल बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये देखा जाए कि रूल बेस्ड सोसाइटी में रूल्स किसके हित के लिए बनाए गए हैं, रूल्स कहाँ से बन कर के आए हैं, क्या वो डिक्टेटेड हैं या वो ऑल एनकम्पासिंग हैं, सभी को साथ में जोड़ करके बनाए गए हैं। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस डिमांड्स फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड बेटर स्टेटस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जनरेट हुई कि एक बेटर स्टेटस हमें दिया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत। ये एक मांग उस समय में पैदा हुई। तो फिर क्या होता है? अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1947 सेंसिटिव टू द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। मैंने आपको बताया था कि 1946 के चुनाव के तहत अभी अंग्रेज भारत में ही थे। उसी समय में भारत के लोगों को उन्होंने एक अंतरिम सरकार दे दी जो आज़ादी के बाद भारत की संपूर्ण सरकार होगी। जब तक वो नहीं होता तब तक उसे अंतरिम सरकार का नाम दिया गया, इंटरिम गवर्नमेंट। 1947 में ही ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है सेंसिटिव थी इन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को लेकर के, इन क्षेत्र के लोगों की मांगों को लेकर के। वो ये चाहते थे कि इनकी मांगों को, इनकी एस्पिरेशंस को, ग्रीवेंसेस को प्रॉपरली सुना जाए
और क्या समाधान दिया जा सकता है वो दिया जाए। इसके तहत आपको पता है संविधान बनाने वाली सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अलग अलग मामलों को डील करने के लिए अपनी कई सब कमेटियाँ बनाई थी और उसी के तहत एक सब कमेटी बनी हुई थी, सब कमेटी फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये सब कमेटी हुआ करती थी और उस सब कमेटी का नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी। इसके चीफ बनाए गए गोपीनाथ बोरदोलोई, जो कि चीफ मिनिस्टर थे उस समय के आसाम के। इनके द्वारा इनको कहा गया कि इन क्षेत्रों में जाइए, ऑन द स्पॉट स्टडी करिए, वहाँ पहुँच करके लोगों के बीच रह करके उनकी समस्याओं को सुनिए, समझिए और जानिए कि क्या समाधान चाहिए उन्हें और किस तरह से उनका विकास हो सकता है संविधान के तहत। उन्होंने देखा, समझा और उन्हें बहुत ही सिंपल एंड वेरी इनएक्सपेंसिव सेटअप बताया कि भाई यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स प्रोवाइड कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जैसा कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जिक्र हमने देखा बाद में, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स प्रोवाइड कर दीजिए। पहली बात तो आप ये कर दीजिए। गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता के तहत नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी का ये रिकमेंडेशन था। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया जैसे शब्द ख़त्म कर दीजिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि इनको यहाँ की जो लेजिस्लेचर हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दीजिए, एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया जैसे शब्दों का खात्मा कर दीजिए और इन्हें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जैसे प्रावधान दे दीजिए। ये बात वहाँ पर कही गई। इन्हीं प्रावधानों को कंसिडरेशन करते हुए फिर आर्टिकल 244(2) और 6th शेड्यूल जैसी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की गई और सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 और उसके तहत अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स नहीं दी गई हैं, लेकिन उसके पहले ही अंतरिम तौर पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स इन क्षेत्रों में स्थापित की गई। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स जो स्थापित की गई हैं उसके क्रम के तहत हम बाकी कहानी आगे बढ़ाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाने के बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, इंटरिम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनाई गई। किन के लिए? सभी के सभी हिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। अंतरिम क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता में वो जो कमेटी बनी थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ कमेटी, उसने रिकमेंडेशन ये दी थी कि भाई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाइए। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ है 1950 26 जनवरी को। अभी समय चाहिए इस रीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई हैं। मैं एक डिस्टर्बेंस बंद कर दूं। फ़ैन की स्पीड स्लो की है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई हैं, उसके आने में अभी समय है। तो इस अंतरिम समय के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बना दी गई इन सभी के सभी हिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एंड डिजायर्ड द ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिल एरियाज। तो इनसे ये एक्सपेक्टेशन, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनाई गई और उनसे ये एक्सपेक्टेशंस की गई कि जो उन एडवाइजरी काउंसिल्स के मेंबर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पार्टिसिपेट करें इन एरियाज़ को। एडमिनिस्ट्रेशन जो एग्जिस्ट कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड की गई है, उसमें पार्टिसिपेट करें। इससे ये माना गया कि ये ट्रेंड भी हो जाएंगे आने वाले समय में। अगर यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएंगी तो उसमें कामकाज करने के लिए ये ट्रेंड भी हो जाएंगे। तो एक तरह से वो खुद को लोकली गवर्न कर पाएँ, उसकी ट्रेनिंग का निमित्त भी इसे बनाया गया, एक ज़रिया भी बनाया गया और समय भी लिया गया। ये देखा गया, वहाँ के माहौल जांचा गया कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कब किस वे में प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए ये इंटरिम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनाई गई इन ईच हिल डिस्ट्रिक्ट एंड डिजायर्ड द ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज। ये कोई स्टेचुटरी बेसिस पे नहीं आई थी, यानी कि ऐसा कोई लॉ नहीं बना था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ये नहीं प्रोवाइड की गई और ना ही उस समय की पार्लियामेंट में ये कोई लॉ बना करके आई। ये उस समय की केंद्र सरकार का निर्णय था। एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना ली गई। सो नो स्टैट्यूटरी बेसिस। इनका पर्पस क्या था? ये एडवाइस दिया करती थी टू द डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट या फिर कमिश्नर्स को किन कामों में, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स एंड रिगार्डिंग द डेवलपमेंट स्कीम्स। यानी कि उन ट्राइबल एरियाज़ को लेकर के जो भी प्रशासनिक कठिनाइयाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, उनमें इनका काम ये था कि वहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर
उस व्यवस्था को देख रहा है प्रशासन की, उसे उन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में एडवाइजेस देना कि इनका समाधान कैसे किया जाए, और जो भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से विकास की योजनाएं वहाँ के लिए आ रही हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स, उनको वहाँ पर कैसे लागू किया जाए और किस तरह की डेवलपमेंट स्कीम्स उन क्षेत्रों के लिए बननी चाहिए, इन सब चीज़ों पर सुझाव दिया करती थी ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स। इनका नाम ही एडवाइजरी था। एक तरफ ये इस तरह से प्रशासन की कठिनाइयों को समझ रहे थे, उसमें सुझाव दे रहे थे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, दूसरी तरफ योजनाओं को वहाँ पर लागू करा रहे थे और योजनाएं किन क्षेत्र में हों ये भी सुझाव दे रहे थे। तो इसके तहत इनका एक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, एक सहभागिता बढ़ रही थी। इसी को माना गया कि इनकी एक सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर ट्रेनिंग भी हो रही है। फाइनली 1952-53 से फिर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एस्टैब्लिश होनी शुरू हो गई। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड द रीजनल काउंसिल्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952 एंड 1953 रिस्पेक्टिवली। और फिर उसके बाद हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है 6th शेड्यूल के तहत कुछ आपको समझाया। हम आगे बढ़ करके कमेटी की रिकमेंडेशन, जो ज़्यादा कमेटी की रिकमेंडेशन है उसको समझें, हम ये समझ पाएँ कि इन रीजनल काउंसिल्स की वर्किंग में समस्याएं कहाँ हैं उसको समझें। आज हमें जूम इन करके थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। उन्हीं 6th शेड्यूल के दिए हुए प्रोविजंस के भीतर जो भी एरियाज बच गए जो कि बुक्स में गिवन नहीं है, उन एरियाज़ को समझें ताकि आपकी मेंटल इंटेलेक्ट जो है इस टॉपिक को लेकर के और शार्प एंड क्लियर हो जाए, ताकि आप क्रिटिसिज्म को बेहतर समझ पाएँ। सबसे पहला एस्पेक्ट है टेरिटोरियल कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की टेरिटोरियल कंपोजिशन, तो ये क्या है? इसके लिए गवर्नर ही ऑथोराइज्ड है, एम्पावर्ड है। क्या करेगा? टू डिटर्मिन द एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ द काउंसिल। जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कितना है, उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, ये गवर्नर ही तय करेगा। क्योंकि ये गवर्नर ही तय करता है कि नई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनानी है कि नहीं, नया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाना है कि नहीं। तो नया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाना, उसमें नई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाना गवर्नर तय करता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कितना होगा ये गवर्नर तय करता है। 6th शेड्यूल में यही प्रोविज़न है। गवर्नर के पास और भी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के तहत राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में शक्तियाँ हैं, वो 6th शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के क्षेत्र में गवर्नर के पास शक्तियाँ हैं। यानी कि गवर्नर इनका एरिया घटा बढ़ा सकता है, इनकी बाउंड्रीज अल्टर कर सकता है, इनका नामकरण कर सकता है, नाम बदल सकता है। नामकरण इनका होगा जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस रीजन के लिए भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल दी जा रही है, उस डिस्ट्रिक्ट और उस रीजन के नाम पर ही इनका नाम होगा। ऐसा 6th शेड्यूल में प्रावधान है। इन दो डिस्ट्रिक्ट में को जोड़ करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है, या दो डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ कुछ क्षेत्र लेकर के एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है। जो भी सारे प्रावधान आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को दिए हैं राज्यों के मामले में, तकरीबन वैसी वैसी शक्तियाँ गवर्नर को दी हैं इन क्षेत्रों के मामले में। लेकिन यहाँ पर अब एक अंतर है। गवर्नर जब भी ऐसा करेंगे, क्षेत्र घटाने बढ़ाने, बाउंड्रीज़ को बदलने परिवर्तित करने, दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ करके एक बनाना या एक डिस्ट्रिक्ट को तोड़ करके दो बनाना, ये सारे काम जब भी गवर्नर करेंगे उसके लिए गवर्नर बाउंड हैं वो इस तरह से कि टेरिटोरियल कंपोजिशन ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ये हो सकती है ओनली ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। 6th शेड्यूल के तहत कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविज़न है, जिस कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर ही गवर्नर यह सभी परिवर्तन ला सकते हैं जो परिवर्तन मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये MCQ के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नर ये काम अकेले नहीं कर सकते। 6th शेड्यूल के तहत कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविज़न है, और उस कमीशन की जो भी रिपोर्ट होगी उसी रिपोर्ट के बेसिस पर क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा, बाउंड्रीज बदलेंगी, नए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एग्जिस्टेंस में आएंगे और नामकरण होगा। ये सब करेंगे गवर्नर, लेकिन करेंगे कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगला जो इसमें और डीपली कंसेप्ट देखना वो ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, यानी कि एक अधिकार क्षेत्र है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में नाम डिस्ट्रिक्ट आ जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया उस डिस्ट्रिक्ट तक ही होगा जिस डिस्ट्रिक्ट के नाम पर वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी। लेकिन ये भी वेरी करता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रशासनिक इलाका जो उसका अधिकार क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन है, ये भी राज्य से राज्य में परिवर्तित करता है। ये भी MCQ का एस्पेक्ट बनता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है क्या? बिल्कुल डिफर करता है। और वो कैसे करता है? जैसे कि आसाम एंड मेघालय में तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स नॉर्मली
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होती हैं।